और झारखंड के 3 हार्डकोर नक्सलियों को गुजरात में गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। यह बड़ी उपलब्धि गुजरात एटीएस को हासिल हुई है। तीनों बड़े नक्सली जिनकी गिरफ्तारी गुजरात से की गई है, इन तीनों को लोगों को उकसाने की कोशिश में, और ऐसे में ये तमाम खबरें सामने आती हुई कि ये तीनों जो है वो लोगों को उकसा रहे थे, साथ ही सरकार को गिराने की भी साजिश रचने का आरोप इनके ऊपर है। गिरफ्तार नक्सलियों के नाम सामू औरैया, बिरसा औरैया और बबीता कश्यप बताए जा रहे हैं। ये लोग गुजरात में पत्थलगढ़ी के नाम पर लोगों को उकसा रहे थे। ये तीनों पत्थलगढ़ी के नाम पर हिंसक संदेश और सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे और इनकी गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। सहयोगी नवीन जो हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी कामयाबी तो है ही, साथ ही साथ किस तरह की जानकारी, कहां-कहां इन लोगों के और भी लोगों से संपर्क और इस तरह की घटनाओं में इनकी संलिप्तता की पुष्टि कितनी? विभा, ये जो खबर इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये खबर गुजरात को लेकर और झारखंड को लेकर। गुजरात के अंदर अभी तक ये नक्सली का कोई मूवमेंट या कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन पहली बार ये तीनों के खिलाफ में नक्सली एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये तीनों जो गुजरात का एक तापी जिला है, वहां पर व्यारा करके एक जगह है, उस व्यारा के गांव में ये लोग रहते थे और वहीं पे ये लोग नक्सली जो पत्थलगढ़ी मूवमेंट है झारखंड का, उसको चला रहे थे। तीनों झारखंड में भी कुछ केस इनके ऊपर दर्ज है और वहां से वांटेड थे। सबसे बड़ी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है विभाग की, जिस तरह से ये तीनों नक्सली गुजरात में सरकार गिराने और सरकार के खिलाफ जो कार्रवाई थी वो कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, फंडिंग इकट्ठा कर रहे थे और कहीं ना कहीं गुजरात एटीएस के रडार में आ गए थे। और गुजरात एटीएस तो लास्ट 10 दिन से इनके खिलाफ में कार्रवाई के लिए जाल बिछाई हुई थी और कल रात को तीनों को तापी से और महिषागर कुल 3 जगहों से इन लोगों को उठा लिया गया है और अभी इनकी जानकारी इनसे ली जा रही है कि ये लोगों ने किन लोगों से संपर्क किया है और झारखंड के कुछ लोग शामिल है कि नहीं। बिल्कुल नवीन, ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, इस चेन में कौन कौन से लोग शामिल हैं, किन किन राज्यों में इनका विस्तार रहा है, ये तमाम चीजें क्योंकि कड़ियों के साथ जुड़ जाती हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि ये झारखंड और गुजरात के लिए ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और इसीलिए पुलिस अब ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है इनके पास से कि झारखंड में इनका कोई बॉस था या कोई इनको गाइडेंस दे रहा था। गुजरात में इन लोग जो है वो खास करके जो ऐसा इलाका है गांव का बिल्कुल कोना का इलाका, वहां पे रह के ये मूवमेंट चला रहे थे, पत्थलगढ़ी मूवमेंट। और ये बात सामने आ रही है कि 2014 से ये लोग कंटिन्यू गुजरात में आ रहे थे और जो ये कोरोना को लेके जो लॉकडाउन हुआ उसके पहले से ये लोग गुजरात में रह रहे थे। तो काफी हद तक इन लोगों ने काफी लोगों को माइंड वॉश किया होगा, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। इसीलिए एटीएस की जो टीम है वो अभी फिलहाल कार्रवाई कर रही है और कहां इनका झारखंड और गुजरात के अलावा और कोई जगहों पे इन लोगों का कोई नेटवर्क है कि क्या, वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की जो कार्रवाई वो एटीएस कर रही है। बिल्कुल नवीन, इसके साथ ये भी बहुत चौंकाने वाली बात नजर आती है कि देखिए, एक तो पत्थलगढ़ी जैसी चीज जिसे लेकर झारखंड में पहले से ही बड़ी परेशानी सामने है, उस तरह की गतिविधि को गुजरात में अंजाम देने की कोशिश और साथ ही साथ सरकार को भी अगर गिराने की साजिश रची जा रही है, यानी ये माना जाए कि इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज होता हुआ दिखता है। विवाह, बहुत चौंकाने वाली बात यह है गुजरात के लिए खास करके, क्योंकि झारखंड में तो आए दिन नक्सली जो आप देखते हैं मूवमेंट होते रहते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ती कार्रवाई करती है। गुजरात के अंदर पहली बार मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का लाल आतंक की दस्तक हो गई है, क्योंकि अभी तक गुजरात के अंदर जो गुजरात पुलिस थी वो ऐसे नक्सलियों को अरेस्ट करती थी जो किसी और राज्य में वांटेड होके और गुजरात में छुप के रहते थे, मजदूरी करते थे। लेकिन ये 3 लोग ऐसे पकड़े गए हैं कि जो गुजरात के अंदर लाल आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। तो ये गुजरात के लिए बहुत ही गंभीर घटना है और इसी को लेके पुलिस जो बल है वो तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और ये लोगों ने। नवीन, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त नीलकंठ मुंडा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को, इस खबर को जानने के बाद आपसे ही मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। नहीं लगता है कि वक्त बदलने के साथ साथ अब इस तरह के लोगों के मोडस ऑपरेंडी भी बदल रही है? हेलो जी नीलकंठ मुंडा जी, मुझे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है।
जी, मेरा सवाल यही था नीलकंठ जी कि ये जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है एक बड़ी कामयाबी है, और ऐसे में बहुत सारी चीजें कल ही खुलती हुई भी नजर आएंगी। देखिए, बीच के समय में 4-5 वर्ष पूर्व अपने इस क्षेत्र खूंटी जिला में खास करके कहें कि एक पत्थलगड़ी का विषय आया था, और उस पत्थलगड़ी में संविधान का गलत व्याख्या कुछ लोग कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि पत्थलगड़ी आदिवासियों का परंपरा से जुड़ा हुआ है, और आदिवासियों का एक तरह से कहें कि ये परंपरा भी है, और खास करके मुंडा समुदाय के लिए। लेकिन इसी बीच में कुछ लोग इस पत्थलगड़ी को का गलत व्याख्या करते हुए संविधान के खिलाफ बात कर रहे थे, और लोगों को उस्काने का काम कर रहे थे, और लोगों को एकजुट करके गांव में भ्रमित करने का काम कर रहे थे। और सरकार के द्वारा जितने भी योजना हो, सरकार के द्वारा जितना भी सुविधा गांव में मिलता था या तो मिल रहा है, उन सारे चीजों का बहिष्कार करना, और उनका एक यही ध्येय था कि स्थानीय स्तर पर अपनी सरकार, वो किसी सरकार को लोग नहीं मानते थे। वो कहते थे कि हम इस आजाद हिंदुस्तान में नहीं, वो हमारा अलग एक तरह से स्टेट है और अलग हमारा देश है, और इसलिए हम स्वतंत्र हैं। अपने यहाँ नियम कानून जो भी संविधान है, सारा चीज हम अपने स्तर से हम स्वतंत्र हैं। इस तरह का विचार कुछ लोग लेके आए थे, और उसी में आए दिन अपने इस क्षेत्र में बहुत सा जगह अस्थिर और प्रशासन को परेशानी भी झेलनी पड़ी थी, और लोगों को हम लोगों ने प्रयास भी किया कि समझाने बुझाने का, और हम संविधान के साथ चलें। चूंकि हम इस भारतवर्ष में रहते हैं तो भारत का संविधान को पालन करना चाहिए। बिल्कुल नीलकंठ जी, इसीलिए मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि देखिए गुजरात के साथ कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिल रही है, तो ये इस बात को तो बल मिलता है, इसकी तो पुष्टि होती है कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद कि ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ, ये तो हो रहा था। ये तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि गुजरात में ये लोग जाकर के ट्रेनिंग लिया करते थे, और ट्रेनिंग लेकर के फिर यहाँ के जो सीधा साधा जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, भाई हैं, उनको बरगलाने के लिए। और हमने कहा जैसा पहले ही कि वो इस भारत देश का अपने को लोग नागरिक नहीं मानते थे। वो लोग कहते थे कि हमारा देश अलग है, हम इस स्वतंत्र भारत के अंदर में हम नहीं रहते हैं। और निश्चित रूप से जो गिरफ्तारी हुई है, आप लोगों के द्वारा हम सबों को जानकारी प्राप्त हो रहा है कि जो आदमी संविधान पर विश्वास नहीं करता हो, संविधान का ध्यान नहीं रखता हो, ऐसे लोगों को तो निश्चित रूप से गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकंठ मुंडा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बड़ी कामयाबी इस वक्त एनआईए को मिलती हुई एटीएस को, गुजरात एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है, और पत्थलगड़ी के नाम पर साजिश का आरोप इन लोगों के ऊपर जो कि लोगों को भरमा रहे थे, और ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के बाद अब गहन पूछताछ जारी है। और आइए अब ऐसे में जानते हैं कि क्या होती है पत्थलगड़ी, क्योंकि इसी के नाम पर ये लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे थे। पत्थलगड़ी आदिवासी समाज की एक परंपरा है जिसके जरिए गांव का सीमांकन जो है वो किया जाता है। पत्थल लगाकर आदिवासी किसी भी काम को दर्ज करते हैं। कई बार अवैध ढंग से पत्थलगड़ी की खबरें जो है वो सामने आती रही हैं। पत्थलगड़ी की आड़ में गैर कानूनी ढंग से कब्जा भी होता रहा है, और अब इसी पत्थलगड़ी के नाम पर दूसरे राज्यों में ट्रेनिंग लेकर आकर झारखंड में भोले भाले लोगों को इसके तहत भ्रमित करने की कोशिश भी जारी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या अब 7,560 के पास पहुंच गई है। जी हां, 24 घंटे के अंदर अगर बात की जाए तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि 307 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। 7,560 तक कोरोना मरीजों की संख्या झारखंड में जा पहुंची है, और 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे की बात की जाए तो 307 नए कोरोना मरीज इस वक्त सामने हैं। इसी 24 घंटे में 7 मरीजों ने अपनी जान भी गंवाई है। ये आंकड़े अब मौत के तौर पर भी आंकड़ों में बढ़ते हुए इसके इजाफे के साथ सीधे तौर पर अब तक 76 लोगों की मौत कुल झारखंड में हो चुकी है, और ऐसे में राज्य में 24 घंटे में 100 मरीज जो कि संक्रमण से संक्रमित हुए थे वो ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के 3,354 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। के साथ कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के
314 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह प्रदेश भर में कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7564 हो गई है। एक्टिव केस 4134 हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले की संख्या 3354 है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से कुल 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा रांची में 3, पूर्वी सिंहभूम में 2, गढ़वा और हजारीबाग में 1-1 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से अब तक कुल मौत 76 लोगों की हो चुकी है। इस तरह अगर जल्द से जल्द कोरोना पर, संक्रमण पर और सड़क पर भीड़ भाड़ पर लगाम नहीं लगाया गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना संकट में झारखंड के 31 मजदूर वर्मा यानी कि मनमाड में फंस चुके हैं। ये लोग बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग के रहने वाले हैं। कोरोना संकट में वे बेरोजगार हो गए हैं और ऐसे में इन लोगों ने झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। इसे लेकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है और वतन वापसी की गुहार लगाते साफ नजर आ रहे हैं। भारतवासियों बर्मा में 31 मजदूर जो झारखंड के गिरिडीह, बोकारो व हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं, वो पिछले 6 महीने पूर्व बर्मा गए थे, लेकिन ना तो उनको सैलरी दी जा रही है, ना ठीक ढंग से उनको खाना दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया के जरिए से सारे मजदूर वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। खबर दुमका से, जहां पर पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग जो हैं वो डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि मसानजोर डैम में जलस्तर अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में डैम के 8 गेट को खोल दिया गया है। मसानजोर डैम का जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। उपराजधानी दुमका में इस बार मानसून काफ़ी अच्छा रूप में है। लगातार वर्षा हो रही है, उसका असर भी दिखने लगा है। हम मसानजोर डैम पे खड़े हैं और डैम का नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। जो विस्तृत जल संग्रह क्षेत्र है पूरा भरा हुआ है। आप जिधर भी नज़र उठाएं आपको जल ही जल नज़र आएगा। 392 फीट खतरे के निशान तक माना जाता है और वर्तमान समय में लगभग 386 फीट पानी भर चुका है। डैम पर दबाव न बढ़े, इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डैम के 8 फाटक को खोल दिया गया है, जिससे अनवरत पानी निकल रहा है और इस पानी का उपयोग बंगाल सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह बंगाल के खेतों तक पहुंच रहा है और जिससे धान की खेती काफ़ी बेहतर होगी। मसानजोर डैम पर जल का दबाव न बने, इसके लिए यह प्रयास किया गया है ताकि डैम को सुरक्षित रखा जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। फ्लैट बेचकर कमाई करने के सपनों पर हाउसिंग बोर्ड के उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जी हां, साथ ही लॉटरी के माध्यम से फ्लैट बेचने के प्रयास में भी बोर्ड अब सफल नहीं हुआ है। 86 फ्लैट के लिए महज 51 खरीदार ही सामने आए हैं। राज्य में लोगों को सस्ता और सुलभ आवास देने के लिए उद्देश्य से बना झारखंड आवास बोर्ड इन दिनों फ्लैटों के खरीदार को ढूंढ रही है। पुराने नए फ्लैट की बिक्री के लिए आवास बोर्ड ने कई बार लॉटरी निकालकर लोगों को फ्लैट आवंटित करने का प्रयास किया, लेकिन मार्केट वैल्यू से ज्यादा दाम रहने के कारण खरीदार नहीं के बराबर मिले। सरकार की योजना ही कुछ ऐसी होती है कि जनता उससे दूर रहे और प्राइवेट फूले फले। ये सरकार की नीति हमेशा बनी रहती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह सोचते रहती है कि यह जो बनाए वो कम बिके और प्राइवेट में जो लोगों का होता है वो बिकते चले, और कोई दूसरा कारण नहीं है। नहीं, हालत यह है कि हाल ही में आवास बोर्ड द्वारा रांची और जमशेदपुर में स्थित 86 नए फ्लैट के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे। कोरोना के बहाने 22 और 23 जुलाई को होने वाली लॉटरी को स्थगित कर दिया गया, लेकिन सच्चाई ये है कि इस फ्लैट के लिए आवास बोर्ड को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। हालत यह है कि 86 फ्लैट के लिए मात्र 51 खरीदारों ने ही आवेदन दिया है। इसमें कोरोना भी कुछ कारण हो सकता है, लेकिन जो हमारा फॉर्म बिका तो फॉर्म हमारा काफ़ी संख्या में बिका। जैसे हमारा यहाँ परिसंपत्ति था जमशेदपुर में, 2 जगह है ये जॉइंट वेंचर का। निर्धारित समय हमारा 18 तारीख था,
उसमें MIG में 17 जमा हुआ और HIG में 21 जमा हुआ। खरीदार कम होने के पीछे बाजार मूल्य से ऊंचे दाम का निर्धारण होना माना जा रहा है, जिसके कारण हाउसिंग बोर्ड का आवास यूं ही वर्षों से खाली पड़े हैं। ऐसे में रांची और जमशेदपुर के प्राइम लोकेशन में फ्लैट होने के बावजूद खरीदारों ने 75 लाख देना मुनासिब नहीं समझा, जिसके कारण 30 करोड़ की आमदनी का सपना देख रहे आवास बोर्ड को एक बार फिर झटका लगा है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक ले, फौरन होंगे वापस।